सुंदर नगर राज्य के एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक चरवाहा रहा करता था। किशन सुंदर जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसके जानवर इधर उधर घास चर रहे थे। किशन ने अपनी बांसुरी निकाल ली। हाँ, आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं और हवा भी कितनी ठंडी ठंडी चल रही है। आज तो बांसुरी बजाने का मन कर रहा है। हाँ। इतना कहकर किशन बांसुरी बजाने लगा और अपनी ही धुन में खो गया। कुछ देर बाद एक दूसरा चरवाहा वहां आया। और किशन अरे भाई, जब भी तुम बांसुरी बजाते हो ना, तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जंगली जानवर भी तुम्हारी धुन में खो जाते हैं। वाह, क्या बात है, कमाल कमाल। क्या करूं, मैं तो एक कलाकार हूं। जब भी बांसुरी बजाने का मन करता है तो खुद को रोक ही नहीं पाता। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसे ही बांसुरी बजाते रहा करो। अच्छा, पता है, जब तुम जंगल में बांसुरी बजाते हो ना, तो समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, क्यों किशन, तुम अपनी इस प्रतिभा को महाराज विक्रम के सामने क्यों नहीं रखते हो सकता है कि महाराज विक्रम प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ ठीक ठाक सा इनाम ही दे दें। क्यों? अरे नहीं 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 नहीं, क्या है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसका धन नहीं लेता। मुझे महाराज से कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं अपने काम में खुश हूँ, अपनी बांसुरी के साथ मजे में हूँ और अपनी धुन में मस्त रहता हूँ खोया हुआ। मुझे और मेरी पत्नी को भूखा नहीं सोना पड़ता। हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है, और की इच्छा नहीं है। दूसरा चरवाहा वहां से चला गया। कुछ देर बाद किशन अपनी गाय, बकरियां और भेड़ें लेकर अपने गांव वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी राधा को सुनाई। आप और आपकी बांसुरी, वैसे दूसरे चरवाहे ने सही कहा था। जिंदगी भर जानवर चराने से बेहतर है कि अगर आप अपनी बांसुरी की धुन राजमहल में महाराज को सुनाएं, तो वो प्रसन्न होकर आपको कुछ इनाम दे, जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। हैं, और तुम्हें लगता है कि धन आने से किस्मत बदल जाएगी? वाह भाई वाह। देखो राधा, चाहे तुम्हारे पास सोने का महल हो या फिर ढेर सारे सोने के सिक्के हों, कि तुम्हारा पेट जो है ना, ये केवल 2 रोटी से भरेगा। तुम सोने के सिक्के और महल को खा नहीं सकते। बस बस, जब भी आपसे धन की बात करूं, आप ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हो। तभी राधा और किशन के कानों में एक आवाज टकराई। लगता है बाहर राज्य की ओर से कोई ऐलान हो रहा है। चलो आओ, चलकर देखते हैं। आओ। राधा और किशन अपने घर के बाहर आ गए। सुंदर नगर का एक सैनिक ऐलान कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, महाराज विक्रम तुम्हारे गांव के नजदीक जंगल में ठहरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर कोई भी गांव का वीर युवक उनके पाले हुए शेर को हरा दे, तो वो उसे ढेर सारा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर किशन मुस्कुराने लगा, जबकि गांव के सभी लोग डर गए। सैनिक ऐलान करता हुआ वहां से चला गया। राधा, लगता है कि महाराज को अपने पाले हुए शेर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तुम यहीं रुको, मैं अभी शेर को धूल चटा के आता हूं।
मैं जानती हूँ आप शेर का मुकाबला आसानी से कर लोगे, परंतु अगर महाराज प्रसन्न होकर आपको कुछ इनाम दे तो धन जरूर लेकर आना। अरे राधे, तुम तो जानती हो, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसे करने के लिए हम कभी धन नहीं लेते। चलो राधा, अब मैं जरा उस शेर को धूल चटा के आता हूं। इतना कहकर किशन वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर जंगल में राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ ठहरे हुए थे। उनके आसपास 2-3 सैनिक मौजूद थे। एक पिंजरे में शेर बंद था। लगता है इस गांव में कोई भी माँ का लाल नहीं है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि मेरे शेर का मुकाबला कर सके। तभी वहां किशन पहुंचा। माँ का लाल आ गया है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके शेर का मुकाबला आसानी से कर सकता हूँ, परंतु अगर मेरे हाथों आपका शेर मारा गया तो आप मुझे दंड नहीं देंगे। राजा विक्रम हंसने लगे और किशन का मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे अरे भाई, ये कौन हो तुम जो तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड है? मैंने कहा ना महाराज, मैं माँ का लाल। माफ करिएगा, मैं एक चरवाहा हूँ महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम थोड़े क्रोधित हो गए। ओ चरवाहे, तो सुन चरवाहे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पिंजरे में कोई गाय, भैंस, बकरी या भेड़ नहीं है जिसका तुम मुकाबला कर लोगे। बेटे, ये शेर है, शेर, और वो भी 3 दिन का भूखा। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? महाराज, आप तो बस एक बार शेर के पिंजरे को खोल दीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन किसकी जान लेता है। राजा विक्रम क्रोधित होकर खड़े हो गए और अपने एक सैनिक को इशारा किया। सैनिक ने तुरंत पिंजरा खोल दिया, मगर अगले ही पल शेर छलांग लगाकर किशन की ओर नहीं, अचानक ही बल्कि सीधे राजा विक्रम पर हमला कर बैठा, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा होने से राजा विक्रम गिर पड़े। तभी किशन शेर के सामने आया और एक मुक्का शेर के ऊपर जड़ दिया। अगले ही पल शेर नीचे गिर गया और कुछ ही देर में उसके शरीर से खून निकलने लगा और उसने दम तोड़ दिया। इस दृश्य को देखकर राजा विक्रम आश्चर्य से भर गए। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया चरवाहे, तुमने कमाल कर दिया। वाकई में तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तुमने न केवल इस शेर को एक ही मुक्के में मार डाला, बल्कि इस शेर से हमारी जान भी बचाई। हम खुश हुए। हम तुम्हें इसका ढेर सारा इनाम देना चाहते हैं। इनाम? महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक चरवाहा हूं, जंगलों में जानवरों को ले जाकर चराता हूं और तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता हूं। जंगल में अक्सर शेर, चीते मेरे जानवरों को तंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे होते हुए वो जानवरों को छू नहीं सकते। यूं समझिए कि मेरे लिए ये एक खेल है और इसमें मुझे मजा आता है। और जो काम करने में मुझे मजा आता है महाराज, मैं उसके लिए धन नहीं लेता। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आपकी जान बच गई, यही मेरे लिए और इस राज्य के लिए सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। इतना कहकर किशन वहां से चला गया। राजा विक्रम अपने मंत्री की ओर देखने लगे। बड़ा ही विचित्र मनुष्य था। शेर को मार डाला और अपनी ताकत पर बिल्कुल भी घमंड नहीं, रत्ती भर भी नहीं। और तो और
इनाम लेने से भी साफ मना कर दिया। वाह, अद्भुत, कमाल। इस तरह के मनुष्य संसार में बहुत कम होते हैं मंत्री जी। चलिए महाराज, अब महल चलने का समय हो गया है। और वैसे भी अब आपको भरोसा तो हो ही गया होगा कि आज भी आपके राज्य में वीर पुरुष जन्म लेते हैं। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपने महल लौट आए। इधर किशन अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को सुनाई। मुझे पूरा विश्वास था, अरे महाराज अगर धन दे रहे थे तो ले लेते। वो तुम्हें इनाम देना चाह रहे थे और तुमने इनाम ठुकरा दिया। राधा, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि किशन अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले राधा ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे पता है आगे क्या कहने वाले हो और तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। खैर छोड़ो, खाना बना दिया है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। किशन मुस्कुराते हुए हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ देर में रात हो गई और किशन अपनी पत्नी राधा के साथ सो गया। एक घने जंगल में एक खंडहर के अंदर एक व्यक्ति सैनिक जैसे वस्त्र पहने आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। उसके आसपास मानव कंकाल की खोपड़ियां पड़ी थीं। कुछ देर बाद उसने आग में कुछ डाला जिससे अग्नि और प्रज्वलित हो उठी। वो सेनापति बलराम था। ओम ह्रीं क्लीं राक्षस प्रसन्न हो। मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मनुष्यों की बलि दी है। अब तो तुम्हें मुझे शक्तियां देनी पड़ेंगी। इतना कहते ही जलती हुई लकड़ियों से काला धुआं उठा और अगले ही पल वो धुआं एक राक्षस की आकृति में बदल गया। आखिरकार तूने हमें प्रसन्न कर ही लिया। सेनापति बलराम, बताओ क्या चाहता है तू? वैसे तो मैं सुंदर नगर राज्य पर शासन करना चाहता था, परंतु मेरे इरादों को भांपकर राजा विक्रम ने मुझे अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया। मुझे धोखा देकर राज्य से बेदखल किया गया और उसे लगता है कि मैं बदला नहीं लूंगा। मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। ये सब मुझे पता है, तू तो ये बता कि तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं कि संसार का कोई भी अस्त्र मेरे शरीर को भेद ना सके और मैं जिस किसी के ऊपर भी हमला करूं, मेरा हमला खाली न जाए। राक्षस गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, जा, तुझे एक शस्त्र देता हूँ। सेनापति बलराम के हाथों में एक तलवार प्रकट हो गई। इस तलवार से तू जिस पर भी हमला करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। इतना कहकर राक्षस ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सेनापति बलराम के पूरे शरीर पर रंग बिरंगी किरणें चमकने लगीं, जो कुछ देर बाद शांत हो गईं। तेरे शरीर पर मैंने एक सुरक्षा कवच डाल दिया है। कोई भी अस्त्र या शस्त्र इसे भेद नहीं सकता। सिर्फ एक वो ऐसा अस्त्र है जो कि काली गुफा के अंदर मिलता है। ये सुनकर सेनापति बलराम चौंक पड़ा। ऐसा कौन सा अस्त्र है जो तुम्हारे बनाए हुए सुरक्षा कवच को भी भेद सकता है? वो एक तलवार है, और वो कोई मामूली तलवार नहीं, देवताओं की तलवार है। वो काली गुफा में
एक तालाब के अंदर सुरक्षित रखी हुई है। अभी तक कोई भी मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर पाया। उसे केवल वही मनुष्य पा सकता है जिसका मन लालच से मुक्त हो, जो बहुत वीर हो, अपनी जिंदगी में खुश रहता हो और जो बड़े से बड़े खजाने को भी ऐसे ठुकरा दे मानो उसका कोई महत्व ही ना हो। ये सुनकर सेनापति बलराम हंस पड़ा। ऐसा मनुष्य तो संसार में कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मुझे मार नहीं सकता। और हाँ, मुझे कुछ जादुई शक्तियां भी चाहिए। ठीक है, तेरे अंदर मैंने कुछ जादुई शक्तियां डाल दी है। जा बच्चे जा, बदला ले, खुश रह। इतना कहकर राक्षस काला धुआं बन गया और वहां से गायब हो गया। अगले दिन राजा विक्रम अपने सिंहासन पर दरबार लगाए बैठे थे कि तभी वहां पर काला धुआं छा गया और वो धुआं सेनापति बलराम का रूप धारण कर बैठा। अरे, ये कैसे हुआ? तेरे अंदर ये जादुई शक्तियां कहां से आ गई? तुझे तो हमने दंड देकर अपने राज्य से निकाल दिया था, गद्दार। वो तो कल की बात थी महाराज। आज समय बदल चुका है और अब इस सिंहासन पर या तो तुम बैठोगे या मैं। कौन सिंहासन पर बैठेगा और कौन नहीं, इसका फैसला भविष्य पर छोड़ते हैं। अरे भविष्य में क्यों जाते हो विक्रम? मैं तुम्हें अभी और इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कुछ ही क्षणों में फैसला हो जाएगा कि सिंहासन का सच्चा दावेदार कौन है। आश्चर्य! आखिरकार तू कौन सी शक्तियां प्राप्त करके आया है सेनापति? मूर्ख राजा, जब तेरे पास आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगा ना। इतना कहकर बलराम ने अपनी जादुई तलवार से विक्रम पर वार किया। राजा विक्रम चीखते हुए धाराशायी हो गए। और मंत्री जी, क्या हाल चाल है? क्या कहते हो, मैं अच्छा राजा बनूंगा या फिर नहीं? चलो, अब तुम्हारा फैसला तुम करो। क्या तुम्हें भी राजा विक्रम की तरह मरना है या मेरे पक्ष में रहना है? नहीं, मैं तो इस महल का मंत्री हूँ। राजा चाहे विक्रम रहे या आप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। महाराज के साथ में बलराम भी कहो। तो फिर आओ, अभी से मेरी गुलामी प्रारंभ करो। देखो, क्या विक्रम जीवित है या मर चुका? मंत्री डरते डरते विक्रम के पास गया और उनके शरीर की जांच की। महाराज अभी जीवित है। उनकी सांसें चल रही हैं। कोई बात नहीं। मेरी तलवार उस पर पड़ चुकी है, अब वो बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। मैं दोबारा अपनी इस तलवार को गंदा नहीं करना चाहता। मंत्री, इसे जंगल में फेंकाओ। मंत्री ने सैनिकों की मदद से राजा विक्रम को घने जंगल में भिजवा दिया। समय बीतने लगा और बलराम ने स्वयं को राजा घोषित कर प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उधर दूसरी ओर राधा चिंतित बैठी थी। तभी किशन घर आ पहुंचा। क्या हुआ राधा?
तुम इतनी चिंता में क्यों डूबी हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या तुम्हें खबर नहीं, हमारे महाराज विक्रम को उनके ही सेनापति ने मार दिया है और खुद सिंहासन पर बैठ गया है। जब से वो राजा बना है, उसने प्रजा का जीना हराम कर दिया है। राधा, राजमहल में ऐसा ही होता है। कोई सदैव राजा नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। कल विक्रम का शासन था, आज बलराम का है, कल किसी और का होगा। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? इतना कहकर किशन अपने जानवरों को लेकर जंगल की ओर चला गया और तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन में वो खो गया। काफी देर तक बांसुरी बजाने के बाद किशन ने बजाना रोका तो उसने देखा कि उसके सामने एक काला हंस बैठा था। अरे बाप रे बाप! सफेद हंस तो मैंने देखे थे, पर काला हंस पहली बार देख रहा हूं। लगता है जंगल की गहराई से भटककर यहां आया है। तुम बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हो। हंस की आवाज सुनकर किशन चौंक गया। अरे, हंस को मनुष्य की आवाज में बोलते तो कभी नहीं देखा। ये क्या चमत्कार है भाई? हाँ, मैं हंस होकर मनुष्य की आवाज में बात कर रहा हूँ। मुझे देखकर डर नहीं लगा? मैं केवल ईश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं। इतना कहते ही किशन ने देखा कि काले हंस के शरीर से खून टपक रहा है। अरे, ये तुम्हारे शरीर से तो खून बह रहा है। ओ, तुम घायल हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, अब क्या कहूँ, इस जगह से कई मनुष्य गुजरते हैं। मुझे डर था कि अगर कोई मुझे बोलते हुए देख लेगा और डर जाएगा तो भाग जाएगा, इसीलिए मैंने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर जख्म का इलाज नहीं किया गया तो घाव और बड़ा बन जाएगा। चलो, तुम मेरे घर चलो। मेरी पत्नी को जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे। चलो। किशन ने काले हंस को अपनी गोद में उठाया और अपने जानवरों को लेकर घर लौट आया। किशन ने काले हंस को अपनी पत्नी राधा के सामने रखा और सारी घटना बताई। सोचो राधा, यह मनुष्य की आवाज में भी बात करता है। हे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? एक तो ये काला हंस है और ऊपर से मनुष्य की आवाज में बात करता है। कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं? नहीं राधे, नहीं नहीं, ये कोई राक्षस नहीं है। और सोचो, अगर होता तो मासूमियत से मेरे पास क्यों खड़ा होता? इसकी शक्ल तो देखो, कितना मासूम और बेचारा लग रहा है। अच्छा चलो, ये सब बातें छोड़ो। ये देखो, इसके शरीर पर जख्म है और खून कितना बह रहा है। इसका इलाज जरूरी है। क्या तुम सचमुच मनुष्य की आवाज में बात करते हो? हाँ, क्या तुम्हें अपनी पति की बात पर भरोसा नहीं है? राधा डर गई। किशन हंस पड़ा। अरे भाई, अब और मत डरो। बेचारे का पहले इलाज तो करो। राधा और किशन ने उसी दिन से मिलकर काले हंस का इलाज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही समय में काला हंस स्वस्थ हो गया। आहा, क्या बात है! तुम तो स्वस्थ और मस्त हो गए मेरे दोस्त। क्यों? अरे कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे राज्य के महाराज को उसके ही सेनापति ने मार गिराया और प्रजा पर अत्याचार हो रहा है, और तुम सब कुछ देखते हुए भी चुप हो। तुम्हें तो मेरे राज्य की सारी खबरें हैं।
देखो, मैं राज्य के मामलों में दखल अंदाजी देना पसंद नहीं करता। तभी वहां पर मुखिया दौड़ते हुए आया। अरे किशन भाई, तुम्हें पता चला? सेनापति बलराम ने एक नया नियम लागू किया है। नया नियम? कौन सा नियम? उसके नए नियम के अनुसार अब राज्य में जितने भी किसानों के खेत हैं, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अरे किशन, ऐसे तो किसान ही खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर किशन क्रोधित हो गया। मुखिया वहां से चला गया। हाँ, सोचो, क्या तुम अब भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे? कल हो सकता है कि सबके मवेशी और जानवर भी छीन लिए जाएं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि सेनापति बलराम के शरीर पर कोई भी तलवार या शस्त्र काम नहीं करता। इसका भी एक तरीका है। क्या तुमने काली गुफा का नाम सुना है? हाँ, सुना है, लेकिन वहां तो डर की वजह से कोई नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा। उसी तालाब के अंदर देवताओं की तलवार है। कहते हैं कि उस तलवार से वरदान प्राप्त मनुष्य पर भी अगर वार किया जाए तो वो गिर जाएगा। और मुझे लगता है कि सेनापति बलराम को किसी शैतान या राक्षस का वरदान मिला है। हो, ठीक है। अगर उसका अंत उसी तलवार से किया जा सकता है तो मैं गुफा में जाने के लिए तैयार हूं। किशन काले हंस को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद किशन और काला हंस काली गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। आसपास भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। किशन निडर होकर काले हंस को साथ लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर एक बड़ा ही विचित्र तालाब था, जो अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रहा था। बाप रे बाप, ये तो बड़ा ही विचित्र और विशाल तालाब है। इसके अंदर से तलवार को कैसे ढूंढूं मैं? मैं एक जादुई शक्ति हूं। अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो पहले मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे। हाँ, ठीक है, पूछो। क्या तुमने कभी अपने हाथों से किसी शेर को मारा है? हाँ, एक ही मुक्के में मैंने शेर का काम तमाम कर दिया था। क्या तुमने कभी ढेर सारा धन ठुकराया है? हाँ, क्योंकि मुझे धन का लोभ नहीं। मैंने एक बार राजा विक्रम की जान बचाई थी। तब वो मुझे ढेर सारा इनाम देना चाहते थे, परंतु मैंने नहीं लिया। तुमने अपने बारे में बिल्कुल सही कहा। जितने बहादुर और वीर हो, उतने ही शांत मन रखते हो। इतना कहते ही रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और देवताओं की तलवार प्रकट हो गई। जब तुम इस तलवार से उसका अंत कर दोगे, ये तलवार तुम्हारे हाथ से गायब हो जाएगी और इसी स्थान पर लौट आएगी। किशन काले हंस को लेकर सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गया। राजमहल के दरबार में सेनापति बलराम, जो अब राजा बन चुका था, घमंड में बैठा हुआ था। तभी किशन सीधे राज दरबार में आया और सेनापति बलराम को युद्ध के लिए ललकारा। बस, तूने प्रजा पर जितने भी अत्याचार करने थे कर लिए। अब मैं तुझसे युद्ध लड़ना चाहता हूं। लगता है कि तू कोई मूर्ख है। मेरे बारे में कौन नहीं जानता? तू मेरे बारे में जानता भी है या ऐसे ही मुंह उठाकर मुझसे युद्ध लड़ने के लिए चला आया?
अरे डरपोक की तरह बातें मत कर, दम है तो यहाँ आ और मुझसे युद्ध कर। ये सुनकर सेनापति बलराम क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकाल ली और किशन के निकट आ गया, मगर किशन ने भी तुरंत अपनी तलवार निकाली और सेनापति बलराम पर प्रहार कर दिया। सेनापति बलराम चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और तलवार किशन के हाथ से गायब हो गई। कुछ ही देर में सेनापति बलराम के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। अगले ही पल तेज धमाका हुआ और काला हंस रंग बिरंगी किरणों से राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। ये क्या महाराज, काले हंस के रूप में आप थे? तभी वहां एक साधु प्रकट हुआ। हाँ, दरअसल सेनापति बलराम ने राजा विक्रम पर अपनी जादुई तलवार से प्रहार किया था और उन्हें जंगल में फेंकवा दिया था, मगर राजा विक्रम का मंत्री वफादार था। उसने राजा विक्रम को जंगल में नहीं फेंका, बल्कि सीधे मेरे पास ले आया। जब मैंने उनके शरीर पर घाव देखे तो मैं समझ गया कि ये राक्षसी तलवार के जख्म हैं। इसलिए मैंने अपनी शक्ति से इन्हें काले हंस में परिवर्तित कर दिया। अगर ये मनुष्य के रूप में रहते तो इनका अंत निश्चित था। कई दिन बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि सेनापति बलराम का अंत कैसे होगा। तब मैंने कहा कि उसका अंत केवल काली गुफा की मायावी तालाब के तलवार से ही हो सकती है, और वो तलवार सिर्फ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने हंसते हंसते किसी शेर को मार डाला हो, बड़े से बड़े खजाने को ठुकराया हो और फिर भी शांत मन से जीवन जीता हो। तब मुझे तुम्हारा ध्यान आया, इसीलिए महाराज तुम्हारे पास काले हंस के रूप में पहुंचे। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। महाराज, अब प्रजा फिर से सुखी होगी। हाँ किशन, तुमने एक बार फिर से हमारी जान बचाई। अब तो तुम्हें ढेर सारा इनाम लेना ही पड़ेगा। अब तुम मना नहीं कर सकते। नहीं महाराज, मुझे वाकई में किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम जान बचाने का इनाम नहीं लेते, परंतु ये इनाम मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी बहन को दे रहा हूँ। काले हंस के रूप में मैंने तुम्हारे घर पर बहुत अच्छा समय बिताया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आदतों से परेशान रहती है। ये इनाम मैं अपनी बहन को दे रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे इस्तेमाल करो या ना करो। राजा विक्रम ने ढेर सारा इनाम किशन को दिया। किशन इनाम लेकर अपने घर आया और राधा को सारी घटना बताते हुए कहा, तो राधे, ये इतना सारा धन तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिया है, यानी कि महाराज ने, परंतु हाँ, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। राधा हंसने लगी और किशन भी हंसने लगा। इस प्रकार अत्याचारी सेनापति बलराम का अंत हुआ और राजा विक्रम पुनः अपने राज्य का राजा बना। किशन अपनी सादगी और वीरता के कारण सबके दिलों में बस गया। इतिहास ने ये सिद्ध कर दिया था कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में होती है।